Good morning, students. I am going to start relation and function, class 12th JEE and JEE, और ये लेक्चर फर्स्ट है। इसके विषय में जितनी भी चीज़ें संबंधित हैं रिलेशन और फंक्शन से, सबसे पहले तो रिलेशन चालू करेंगे और उसमें कुछ पार्ट जो है सेट्स का भी आएगा। सेट तो सेट के केवल हमें ऑर्डर्ड पेयर वाली चीज़ें सीखनी है। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन, और फिर रिलेशन जब पूरा हो जाएगा तो हम फंक्शन चालू करेंगे। तो ये A to Z कोशिश करूँगा कि मैं A to Z हर चीज़ अपने आप लोग को समझा सकूँ। फिर भी अगर ऐसा कुछ रह जाता है तो हम दोबारा वीडियो भी बना सकते हैं, और धीरे धीरे ये A to Z कोशिश करेंगे सब चीज़ समझाने की। और आप लोग बड़े ध्यान से कॉपी और पेन लेकर के बैठें और उसको समझ के पढ़ें। थैंक यू। और ध्यान दें अब कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन से क्या मतलब है। तो आप ध्यान दें कि जब भी कभी हम रिलेशन बनाते हैं तो दो सेट का बनाते हैं, दो सेट के बीच में रिलेशन होता है। तो वो जो रिलेशन है वो कहाँ से आता है, तो जब भी दो सेट दिए होते हैं, मान लीजिए हमारे पास है एक सेट है ए, मान लिया हमने ए सेट दिया है, इसमें मेंबर हमने मान लिया 1 और 2 है, और दूसरा सेट हमने मान लिया कि ये ए और बी है, इसमें दो मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स आप कह सकते हो। अब इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का क्या मतलब है कि यानी कि सबसे पहले हमारे पास ए आया है तो जो मेंबर हम लेंगे सबसे पहले वो ए से ही लेंगे, और जो बी बाद में आया है तो हम बी के मेंबर जो है बी से लेंगे, और वो भी ए के बाद लेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर हमें बनाना। देखो ऑर्डर्ड पेयर एक अलग चीज़ होती है, हम इसको ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ पहले है वो पहले होगी और जो चीज़ बाद में है वो बाद में होगी। अब देखो यहाँ पर जो है ए जो है सबसे पहले सेट है, तो मेंबर जितने भी आएंगे सब पहले पहले वाले जितने होंगे वो सब ए सेट के आएंगे, और जो बाद में बी है इसलिए जितने भी मेंबर्स होंगे बाद वाले वो सब बी के सेट होंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 1 के लिए ऑर्डर्ड पेयर बना है 1 के साथ, तो ये आएगा 1 ए, ये मेंबर है ए का और ये मेंबर है बी का। फिर हमने 1 के साथ लिया 1 बी, फिर 2 ए और फिर 2 बी। ये इस तरह से हमने सेट बना। ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर बन गए जिसमें कि जितने मेंबर्स हैं कितने 1 2 3 4। अब जो भी हम इसमें मेंबर लेंगे सबसेट इसका लेंगे वो सब क्या होगा। जैसे मान लिया हमने ये सबसेट ले लिया 1 ए, ये एक सबसेट है, ये हमने ले लिया, तो ये असल में ये क्या कहलाएगा, ये सबसेट कहलाएगा, सबसेट। और यही सबसेट असल में रिलेशन है। ये जो सबसेट है वो रिलेशन है। अब जैसे मान लीजिए हमने मान लिया 1 ए और 1 बी ले लिया, ये क्या है, ए भी सबसेट है। किसका, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आप ऐसे कह सकते हो। अब ये जो सबसेट है ये सबसेट असल में यही असल में रिलेशन है। तो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब एक चीज़ और भी समझनी है कि जैसे हमने कोई भी एक मेंबर ले लिया, 2 मेंबर ले लिया, 3 मेंबर ले लिया, तब तो ये सबसेट होगा। अगर हमने पूरे मेंबर ले लिए, मान लीजिए हमने सभी मेंबर ले लिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी, तो ये जितने मेंबर हमने सभी ले लिए हैं। तो ये जो है असल में हम कह सकते हैं कि रिलेशन जितने हैं सब ले लिए हमने, तो ये हम R = A क्रॉस B सीधे लिख सकते हैं।
लेकिन अगर हम केवल 1 या 2 या 3 लेते हैं, यानी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उससे हम कम लेते हैं, तो वो R इज सबसेट ऑफ B, A क्रॉस B। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो रिलेशन होता है, ध्यान दीजिए, कोई भी रिलेशन है वो दो सेट में जो रिलेशन होता है हमेशा वो A क्रॉस B का सबसेट ही होता है। पूरा भी हम ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। अब इसमें हमें एक चीज़ देखनी है कि अब हमें ये देखते हैं कि ये जो सेट है, जो हमने अभी रिलेशन बनाए हैं, तो जब कभी रिलेशन के रूप में कोई चीज़ आती है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर देखो लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो हमने दो सेट मान लिया A और B, और उसमें 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है, मतलब दोनों सेट जो है वो नॉन एम्प्टी हैं या खाली नहीं है। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, जितने भी होते हैं जिसमें कि पहला मेंबर है वो A से लेंगे और जो दूसरा मेंबर है वो B सेट से लेंगे, तो इनका जो ऑर्डर्ड पेयर हम जितने भी बनाएंगे वो A क्रॉस B बनेगा। और एक चीज़ और भी ध्यान देते हैं फिर से कि रिलेशन जो है A क्रॉस B का हमेशा सबसेट होता है, यानी कोई भी रिलेशन होगा दो सेट के बीच में अगर, तो दो सेट के जो क्रॉस प्रोडक्ट में हम जितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन्हीं में से कोई ना कोई रिलेशन आपका होता है। इसलिए हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी दो सेट जो भी दिए हैं आपके उनका क्रॉस प्रोडक्ट के जो मेंबर्स होंगे उनके ही मेंबर असल में रिलेशन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान देनी है कि अगर हम A क्रॉस B लेते हैं तो सबसे पहले A के मेंबर लेंगे और फिर बाद में B के मेंबर लेंगे, और अगर हमने B क्रॉस A लिया तो पहले हम B के मेंबर लेंगे फिर बाद में A के मेंबर्स लेंगे। और ये चूंकि ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आपने 11th क्लास में पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा था कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर है और इसकी वैल्यू हम इसका ऑर्डर्ड पेयर मतलब ऑर्डर इसका चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें ध्यान देना आगे। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में क्या क्या चीज़, अगर ऑर्डर्ड पेयर का हमने मान लो रिलेशन बना दिया, जैसे यहाँ पर लिखा डोमेन ऑफ रिलेशन। क्या होता है डोमेन ऑफ रिलेशन? अब पहली बात तो हमें रिलेशन जब दिया होगा तभी हम उसमें से डोमेन निकालेंगे। जैसे मान लीजिए लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी, पहले हमने आर जो है एक रिलेशन लिया ए से बी में। देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स बिलोंगिंग टू आर, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स बिलोंगिंग टू R is called डोमेन ऑफ R, यानी रिलेशन पहले बना लेंगे फिर उसके बाद जितने भी रिलेशन होते हैं उनके जो पहले पहले मेंबर हैं अगर उनको हम पहले लिख लेते हैं तो वो डोमेन ऑफ रिलेशन कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि A जो है, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर देखो ये दिया है, एग्जाम्पल दिया है A इक्वल टू 1 3 5 7 फोर मेंबर्स हैं, और B में 2 4 6 और 8 यानी 4 मेंबर इसमें भी हैं। और रिलेशन हमने बनाया हुआ है, रेडीमेड पहले से हमने बनाया है, आप चाहें तो लिख सकते हैं इसमें कि 1 2 3 4 रिलेशन इसमें बने हुए हैं। A क्रॉस B के जितने भी रिलेशन थे वो बने, उन्हीं में से हमने 4 मेंबर लिए हैं, तो ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन में कोई पूछता है कि इसमें डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या होता है, ये पहले जो मेंबर है, पहला मेंबर 1, ये 3, ये 5 और ये 1, तो ये 1 चूंकि रिपीट हो रहा है तो इसको हम 1 ही लेंगे, एक ही बार लेंगे, तो डोमेन ऑफ क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन 1 3 5। देखो फर्स्ट मेंबर है 1 3 5, अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक ही बार लेंगे, रिपीट अगर होता है तब तो हम एक ही बार लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे बना के वेन डायग्राम के द्वारा भी आप दिखा सकते हो। जैसे ये सेट A है और ये सेट
बी है, और इसमें 1 3 5 7 ये मेंबर है, और बी में 2 4 6 8 ये मेंबर है। अब देखो रिलेशन जो बना हुआ है, इससे जो रिलेशन बना है, ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। तो इसमें देखो रिलेशन का क्या है कि 1 का 8 से रिलेशन है, तो देखो ये 1 का रिलेशन 8 से है, 3 का रिलेशन 6 से है, 3 का रिलेशन 6 से है, 5 का रिलेशन 2 से है, 5 का रिलेशन 2 से है, 7 का रिलेशन 7 का नहीं दिया है इसमें, और 1 का रिलेशन 4 से है, 1 का रिलेशन 4 से है। तो ये देखो ये जो रिलेशन है वेन डायग्राम के द्वारा भी हम दिखा सकते हैं। तो ये रिलेशन, अब देखो यहाँ पर पहले भी हमने पढ़ा है, जब कभी 2 सेट होता है तो पहला सेट जो है डोमेन कहलाता है, दूसरा जो सेट होता है कोडोमेन कहलाता है, और जो जो उससे रिलेटेड होते हैं वो उसके रेंज कहलाते हैं। ये तो अभी जो है हम फंक्शन में पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें हम पहले अब आप देखते हैं कि अगला देखते हैं कि अब रेंज क्या होता है। अब इसमें देखते हैं कि रेंज में अब फिर भी हमने जो है ए और बी 2 ही सेट लिए हैं, वही वाले सेट हैं जो आपने अभी पहले देखे। फिर इसका रिलेशन ये जो बना हुआ है वो भी पहले से ही है। अब इसका जो ऑर्डर्ड पेयर जब बनेंगे, रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो ये वाला जो मेंबर है, ये वाला जो मेंबर है, ये सेकंड वाले मेंबर 1 2 3 4 ये जो मेंबर है, ये देखो 8 6 2 4 ये हमने ऑर्डर्ड में लिखे हैं, ध्यान रखिए 8 6 2 4 ये ऑर्डर्ड में दिया है। तो ये जो है इनको हम क्या बोल देंगे, रेंज बोल देंगे। तो ये रेंज है। तो जब कभी आपने शॉर्ट में देखा कि अगर कभी भी 2 सेट दिया होगा, और मान लीजिए फिर से एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ए सेट लिया हमने 1 2 3 और बी सेट लिया हमने ए बी ले लिया, मान लो ए और ये बी ले लिया, 2 सेट ले लिया हमने। अब इसके जो है ए क्रॉस बी ले, पहले ए क्रॉस बी समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। ए क्रॉस बी हम जब बनाएंगे तो 1 का ए और बी दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी 3 ए और 3 बी, ये सब ऑर्डर्ड पेयर जितने हैं सब बन गए। अब इसमें से हमें ये देखना है कि इसमें, इसी में से अगर हम कोई पूछता है कि इसमें डोमेन क्या है, तो डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ डोमेन, ये सभी रिलेशन है। ये ए क्रॉस बी असल में टोटल रिलेशन है, आप इसको आर भी लिख सकते हो। ये टोटल रिलेशन हम ले सकते हैं या इसका सबसेट ले सकते हैं। तो पूरा जो ए क्रॉस बी है पूरा रिलेशन ही है, लेकिन मैक्सिमम ए और बी के बीच में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, अगर सब का सब हम ले लेते हैं तब वो भी रिलेशन होगा, और वो मैक्सिमम जितने भी रिलेशन होते हैं सब के सब हम ले सकते हैं। तो उसको हम, और अगर मान लीजिए उसमें से 1 या 2 मेंबर लेते हैं तो वो भी रिलेशन है। तो डोमेन अगर हम इसमें देखते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर कौन से हैं, अब आपको मालूम हो गया होगा, पहला वाला सेट ही तो है 1 2 3, और रेंज क्या है इसकी बताओ, आप लोग समझ रहे हो ना, ए बी सी, इसमें देख के हम बता रहे हैं ना। जब भी कभी आपको सवाल दिया होगा तो ऐसे दिया होगा, रिलेशन दिया होगा, आपको ये बताना है डोमेन और रेंज क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देते हैं, रिलेशन जो है अभी आपने क्या पढ़ा, थोड़ा सा फिर भी समराइज करके हम देखते हैं ब्रीफ में, कि अगर कभी कभी 2 सेट दिए हुए हैं, ए और बी 2 सेट दिए हैं, या 2 सेट का कोई भी नाम हो सकता है, ए और बी न लेकर के हम दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम ए और बी समझाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ए और बी 2 सेट अगर कभी होते हैं तो उनका जो
जो पेयर होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ये ध्यान रखना, जो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है वो सब के सब जो होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में, वो सभी रिलेशन कहलाएंगे। तो हमें ध्यान देना है कि हाँ, हमें ये ध्यान देना है कि जहां यहां लिखा है ना आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन हम ध्यान देते हैं क्या होता है। तो जब भी कभी कोई सेट दिया होता है, कोई भी सेट दिया है, यहां पर क्या दिया है, सेट दिया है ए, तो अगर मान लीजिए यहां पर कोई सेट दिया है, लेट आ सेट बी ए, और इसमें जो मेंबर दिए हैं ए इक्वल टू 1 2 3 दिया है, तो इसके जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है, देखो जैसे आइडेंटिटी को हम अंग्रेजी में आइडेंटिटी जब बोलेंगे तो उसका पहला अक्षर जो है आई होता है, और चूंकि फर्स्ट इस सेट में ले रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो एक ए लिख देंगे, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। तो ध्यान रखिए कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो हर मेंबर का खुद से संबंध होता है। जैसे 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, और 3 का 3 से रिलेशन, ये जो है ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने मान लिया ए, इसमें हमने मान लिया ए और बी, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। अब इसके जितने आइडेंटिटी रिलेशन जो बनेंगे वो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू ए, यानी ये खुद का खुद से रिलेशन है, और बी इज रिलेटेड टू बी, ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। और भी जितने भी, और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी कभी आइडेंटिटी रिलेशन हम लोग बनाते हैं तो उसमें एक ध्यान रखते हैं कि जितने मेंबर हैं सबके आइडेंटिटी रिलेशन होने चाहिए। सबके जितने भी मेंबर हैं, अगर 3 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर्स हैं, तो उन सब का, हर मेंबर का खुद से रिलेशन जब होता है तो हम उसको एक ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। उसको क्या बोल देते हैं हम, आइडेंटिटी रिलेशन। और इसमें कोई भी मेंबर छूटना ना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर जो एग्जांपल दिया है, इफ ए इक्वल टू 1 2 3, ये एक सेट है, तो आइडेंटिटी रिलेशन यहां पर जो है वो 1 1 2 2 3 3, यानी जितने भी मेंबर है सबका रिलेशन है। ये आइडेंटिटी रिलेशन है, इसमें दूसरा यानी एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए कभी। अगर एक्स्ट्रा आ गया तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, वो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन अभी हम केवल आइडेंटिटी रिलेशन के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो अगर कोई सेट दिया है ए जिसमें 3 मेंबर्स हैं 1 2 3, तो उनका आइडेंटिटी रिलेशन जो है 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से है, 3 का 3, यानी खुद का खुद से रिलेशन होता है। तो इसको हम, और इसके अलावा कोई भी रिलेशन नहीं होता। और एक चीज़ और भी ध्यान देते हैं, अगर कभी मान लीजिए इसमें ए सेट में आइडेंटिटी रिलेशन किसी ने पूछा, तो आप देखो ये भी रिलेशन तो है आइडेंटिटी, लेकिन इसमें एक मेंबर छूट गया है, ये वाला, तो इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक मेंबर छूट गया है। इसलिए मेंबर तो नहीं छूटने चाहिए, जितने मेंबर है सबका खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो अब और भी एक चीज़ देखते हैं, ध्यान दो इधर कि देखिए, अब ये सेट देखते हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए कि 1 का रिलेशन 1 से, 2 का खुद से रिलेशन है, 3 का भी 3 से रिलेशन, लेकिन यहाँ 1 3 भी आ गया। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें तो है नहीं, यानी खुद का खुद से रिलेशन तो नहीं है, नहीं है, तो इसलिए ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहा जाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा कभी भी हो, तो जैसे कोई सेट दिया है बी, मान लीजिए ये सेट दिया है, इसमें मान लीजिए ए, इसमें ए और बी दिया है। अब इसका आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा क्या होगा, क्या होगा भाई, समझ में आ रहा है? मैं आप लोग को देख रहा हूँ, है ना, ध्यान देना है। ए का खुद से रिलेशन है और
बी का बी से रिलेशन है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है। और देखो इसका जितने मेंबर है सबका आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब सबका खुद से रिलेशन है, इसलिए, और कोई मेंबर छूटा नहीं, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहां पर ध्यान देते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या दिया है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, कोई भी रिलेशन किसी भी सेट ए में अगर है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा यदि उस सेट का जितने मेंबर हैं वो खुद से संबंध हों। लेकिन यहां पर ये ध्यान देना, पीछे वाला आपने पढ़ा आइडेंटिटी रिलेशन, तो उसमें था क्या था कि उसमें खुद का खुद से रिलेशन था, लेकिन कोई एक्स्ट्रा मेंबर ऑर्डर्ड पेयर नहीं आता था। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऐसा नहीं है, ये डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर भी आ सकते हैं, आइडेंटिटी के अलावा भी ऑर्डर्ड पेयर दूसरे भी आ सकते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दो, यहां पर ध्यान देते हैं हम थोड़ा सा। ये देखिए एक सेट दिया है ए जिसमें 1 2 3 3 मेंबर्स हैं और उसका रिलेशन भी दिया है। देखो 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। ये है अपने पास, ये भी है अपने पास, और ये भी है अपने पास। तो ये यहां तक अगर केवल दिया होता तो ये क्या हो जाता, आइडेंटिटी रिलेशन। अगर इतना ही केवल दिया होता बस, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन अब इसमें एक सेट और आ गया, यानी 2 ऑर्डर्ड पेयर और हैं, ये वाला और ये वाला है। अब ऐसे कभी हो जाता है तो ऑर्डर्ड पेयर अलग भी आ गए, तो ऐसी कंडीशन में ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। यानी कोई भी रिलेशन अगर खुद का कोई भी हर मेंबर खुद से संबंधित हो तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। लेकिन वो खुद से संबंध, पूरे जितने मेंबर हैं वो खुद से संबंधित हो और एक दूसरे से आगे पीछे भी संबंधित हो सकते हैं, तो भी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब आप थोड़ा सा अंतर देख लें दोनों में। जैसे ये है ए सेट दिया है, अभी अभी देखा आपने कि ये 1 2 3। अब इसका जो रिलेशन दिया है वो है, मान लीजिए 1 1 का रिलेशन, 2 2 का रिलेशन, 3 3 का रिलेशन। तो यहां पर ये देखो, ये रिलेशन जो है ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें सभी मेंबर के एक तो खुद का खुद से रिलेशन है ना, एवरी मेंबर रिलेटेड टू इटसेल्फ, और सभी मेंबर, कोई मेंबर इसमें छूटा हुआ नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन इन ए, इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक सेट और आ जाता, देखो इसमें ये वाला जो है रिलेशन, इसमें देखो दिया है 1 1 2 2 3 3 1 3 और 2 1, ये भी दिया है ना। अब आप देखो इसमें यहां से यहां तक, अभी हमने एक बार फिर से बताया था, फिर से बता दे रहा हूं, यहां तक इतना ये आइडेंटिटी रिलेशन है। लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। अब आप क्या कह सकते हो, एक रिजल्ट और भी हो सकता है क्या, कि आइडेंटिटी रिलेशन, कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ये रिजल्ट आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन, बट every
आइडेंटिटी रिलेशन generally not reflexive रिलेशन ये हमें ध्यान रखना है, एक रिजल्ट है। और एक चीज, आइडेंटिटी रिलेशन इज सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नॉट कंपल्सरी सबसेट ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। इज इट क्लियर? तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा बेटा? सबसे पहले आपने पढ़ा है डोमेन। पहले आपने देखा ऑर्डर्ड पेयर, आपने पढ़ा कि कभी भी अगर कभी भी दो सेट दिए होते हैं तो उनके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं उनको हम ए क्रॉस बी कह सकते हैं, या ए क्रॉस बी अगर हम निकालें तो जितने भी ए और बी के सेट के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कह सकते हैं, ए क्रॉस बी कह सकते हैं। और जो रिलेशन है वो कोई भी रिलेशन ए और बी के बीच में अगर होगा तो ए क्रॉस बी का हमेशा वो सबसेट ही होगा। ठीक है, पूरा का पूरा मैक्सिमम हम ए क्रॉस बी के पूरे मेंबर अगर लेते हैं तो यानी रिलेशन जो है और क्रॉस प्रोडक्ट बराबर ही हो जाते हैं। लेकिन अगर उनसे हम एक ही और दो ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं तो वो उनका सबसेट हो जाता है। ठीक है, तो हम थोड़ा ध्यान देते हैं। अब हम देते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। तो आपने क्या देखा, जब भी कभी कोई रिलेशन दिया हो तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट्स हैं, पहले पहले कंपोनेंट्स को अगर हम एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन ऑफ रिलेशन। और अगर हम रेंज देखते हैं कि अगर कभी ए और बी में दो सेट में अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाए हुए हैं, ए क्रॉस बी बनाया हुआ है, तो उनके जो सेकंड मेंबर होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, उनको अगर हम लिख लेंगे तो उसको हम रेंज बोलेंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में आपने देखा कि किसी भी सेट में अगर हर मेंबर खुद से संबंधित हो जाए, एवरी मेंबर ऑफ अ सेट रिलेटेड टू इटसेल्फ only there should be no any extra member except identity relation। ऑर्डर्ड पेयर जितने हैं खुद जितने भी मेंबर हैं वो सब खुद का खुद से रिलेशन हो, उसके अलावा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एक्स्ट्रा ना हो, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन है। अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन एक जैसा दिखता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि आइडेंटिटी रिलेशन में केवल ऑर्डर्ड पेयर खुद का खुद से रिलेशन वाले ही होते हैं और एक्स्ट्रा नहीं आते हैं, जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में खुद का रिलेशन खुद से तो होता ही है, इसमें भी कोई मेंबर छूटने न चाहिए। यानी आइडेंटिटी रिलेशन तो होगा ही होगा, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा एक्स्ट्रा मेंबर भी आ सकते हैं। 1 का 3 से रिलेशन है, 2 का 1 से रिलेशन है, तो ये भी जो दिया है एक्स्ट्रा, इसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। तो अभी थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं कि अब इसको शॉर्ट में अगर हम देखें, शॉर्ट में अगर हम देखते हैं तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इफ ए इज रिलेटेड टू ए बाय रिलेशन आर, देन this relation is reflexive।
ये आपका ध्यान रखना, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इफ ए बिलोंग्स टू ए का मतलब, फॉर ऑल का मतलब, देखो ये साइन जो होता है पढ़ा नहीं होगा, देखो ध्यान से, इसका मतलब होता है ये इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल। और ये होता है, ये तो आपको मालूम है, नल सेट। और ये है बिलोंग्स टू। ये साइन आपको याद रखना चाहिए। और एक और भी है, जैसे ये साइन दिया रहता है, कम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट, ये साइन आप लोग लिख लें। फिर देखते हैं, अब आता है सिमेट्रिक रिलेशन। अभी इसके मैं सवाल करवाऊंगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन के हम सवाल तो करवाएंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लें कि सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान दें। सिमेट्रिक रिलेशन, देखो, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, कोई भी रिलेशन जो ए सेट में है, ये ध्यान रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर है तो ए क्रॉस ए में ही हम बात करते हैं। ये ए क्रॉस ए का मतलब ए का खुद से ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है ना, ए क्रॉस ए का जितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, वही असल में रिलेशन होंगे। तो ये इंक्लूड रहता है, मतलब ये दिखता नहीं है, लेकिन जितने भी फंक्शन जो भी कार्य हम करते हैं सब ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी में ही करते हैं। तो अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन इफ, ये जो आई डबल एफ लिखा है, इफ, ओनली इफ, इसको हम कह सकते हैं। इफ ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर, इसका मतलब ये होता है कि कभी भी कोई मेंबर अगर किसी दूसरे मेंबर से किसी रिलेशन के द्वारा जुड़ा है, तो अगर उसी रिलेशन के द्वारा दूसरा मेंबर भी पहले मेंबर से अगर जुड़े, है ना, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ऐसी कंडीशन में इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। इसके लिए हम थोड़े एग्जाम्पल लेंगे, इसके लिए हम थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। मान लीजिए आपने दिया लेट अ सेट बी ए, और ये सेट क्या, ऑफ पैरेलल लाइंस। रिलेशन कोई दिया, इसको तो हम छोड़ देते हैं, इसको मान लेते हैं कोई रिलेशन दिया है, पैरेलल लाइंस का। अगर रिलेशन पैरेलल लाइंस का दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सेट दिया होगा, अगर मान लीजिए कोई एक सेट दिया है और इस सेट में क्या है, अ सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है एक सेट ए है जिसमें जितनी भी लाइनें हैं सब पैरेलल हैं एक दूसरे की, मतलब सभी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं। जितने भी लाइन ए सेट में दी हैं सब लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, सब पैरेलल लाइंस हैं। अब इस रिलेशन में हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो है क्या सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई लाइन ये है ए और दूसरी लाइन है ये बी। ध्यान दीजिए, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। ए इज पैरेलल टू बी। अब हम ये जानते हैं कि अगर कोई लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, जैसे ए लाइन जो है बी लाइन के पैरेलल है, तो बी भी ए के पैरेलल होगी, बी भी ए के पैरेलल होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं
कि रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन इन सेट ए। क्यों? क्योंकि देखो अब इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज पैरेलल टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। रिलेशन का मतलब समझ रहे हो, पैरेलल लाइंस का। तो अब ध्यान रखिए, एंड अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम इंप्लाइज लगा सकते हैं, ये साइन इंप्लाइज बी इज आल्सो पैरेलल टू ए बाय द सेम रिलेशन आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। जितने भी मेंबर्स हैं सब में रूल लागू होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। और एक चीज देखते हैं कि क्या ये जो रिलेशन अभी हमने यहां पर एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिविटी के भी हम देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी के लिए अगर हम देखना चाहें तो हम देखते हैं कि ए इज पैरेलल टू ए हो सकती है, यानी कोई लाइन ए है और ये लाइन फिर ए लाइन हमने खींच दिया, तो ये दोनों लाइन, यानी पहली लाइन जो है वो खुद के भी तो पैरेलल हो सकती है। ए इज पैरेलल टू ए, हर लाइन खुद के पैरेलल होती है, एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ। सो ए इज पैरेलल टू ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए इज रिलेटेड टू ए बाय रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, यानी ये जो ये पैरेलल होने का जो रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है और सिमेट्रिक रिलेशन भी है। और भी हम देखते हैं थोड़ा एग्जाम्पल, और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। इसमें एक चीज और भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम सेट हमने लिया कोई, देखो यहां पर एक सेट ले लिया हमने, ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इसको हटा देते हैं, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये जितना सेट है ये पूरा सेट किसका है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होने का है। यानी अगर कोई भी मेंबर हम लेते हैं, अगर मान लीजिए हम कोई इसमें से एक मेंबर लेते हैं ए और बी, दो हमने ट्राइंगल लिया बिलोंग्स टू ए, तो हम देखते हैं अगर इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, अगर ए और बी दो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये भी तो होता है कि अगर B इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू A, हो सकता है ना, क्योंकि कोई भी दो ट्राइंगल अगर A B के कॉन्ग्रुएंट है तो B A के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A इज रिलेटेड टू B बाय रिलेशन R implies B इज आल्सो रिलेटेड बाय A बाय द सेम रिलेशन R। सो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है भी हो गया। और एक चीज है कि क्या ये रिलेशन, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। और हम ये देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, तो इसके लिए हम ये भी देखते हैं कि कोई भी हमने ट्राइंगल ले लिया ए ट्राइंगल, तो ए ट्राइंगल खुद के भी तो कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी अ ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ऑल
A belongs to set A is related to A by relation R, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है। समझ में आ रहा? ये चीज हमें ध्यान देनी है। ये मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके इसलिए समझाया ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद भी जब सवाल करेंगे तो पूरे के पूरे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये तीन रिलेशन भी पूरा प्रूव करेंगे। अभी हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं तीसरा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, थोड़ा ध्यान दें। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर कोई भी सेट दिया है, लेट ए बी एनी सेट। अगर मान लिया हमारे पास कोई सेट ए दिया हुआ है, ये जो है ए सेट दिया हुआ है, फिर तो अ रिलेशन आर, कोई भी रिलेशन आर जो है ए सेट में है, तो उसको हम ट्रांजिटिव कहेंगे यदि ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। ये गिवन में है, ये गिवन में होता है, और B इज रिलेटेड टू C बाय रिलेशन R। तो अगर ये दोनों रिलेटेड हैं तो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा कि पहला वाला जो मेंबर है, फर्स्ट मेंबर ऑर्डर्ड पेयर का, और इसका सेकंड मेंबर है यानी A और C भी अगर इसी रूल से A इज रिलेटेड टू C बाय रिलेशन R फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू A, तो ऐसी कंडीशन में क्या बोल सकते हैं कि R जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन। ध्यान दीजिए, इस चीज को फिर से समझते हैं हम थोड़ा सा, कि कोई भी सेट दिया है A, कोई गिवन सेट है, और इसमें हम देखते हैं कि कोई भी रिलेशन दिया है R, तो अगर A इज रिलेटेड टू B बाय रिलेशन R अगर है, एंड ये गिवन में है, एंड B इज रिलेटेड टू C बाय रिलेशन R, अगर ये दोनों दिए हैं तो हमें प्रूव क्या करना होगा कि पहला मेंबर इसका और ये लास्ट वाला मेंबर भी इसी नियम से अगर रिलेटेड हो जाए, A इज रिलेटेड टू C बाय रिलेशन R, ऐसी कंडीशन में फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू A, अगर ये प्रूव हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ये जो रिलेशन है R सेट A में, ए क्या है, रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब एक चीज इसमें, ये ट्रांजिटिव रिलेशन जो है, तीन रिलेशन आपने अभी चार पढ़े हैं, आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा आपने, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा, फिर आपने सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा, फिर ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ा। तो हमें आइडेंटिटी को अभी हम छोड़ देते हैं, अभी हम देखते हैं सर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, ये तीन रिलेशन हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। अब इसमें जो ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसमें क्या ट्विस्ट है, इसमें ट्विस्ट ये है कि जब कभी किसी सवाल में, ध्यान दीजिए, अगर किसी सवाल में A और B गिवन में हो तथा B और C गिवन में अगर है, तो हमें प्रूव करना होगा कि A और C का संबंध उसी रिलेशन से प्रूव करना होगा। लेकिन अगर ये गिवन में नहीं है, अगर ये गिवन में नहीं है, तो फिर हमें A और C प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और हम क्या लिख सकते हैं, R इज सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव, बाई रिलेशन R, R इज सिमेट्रिक बाई डिफॉल्ट। ये आपको याद रखना होगा, डिफॉल्ट, ये चीज लिखते नहीं है कहीं, ये तो हमने लिख दिया है बाय डिफॉल्ट। मतलब अगर हमें कभी दो सेट दिया होगा, अगर ऐसे कभी दो सेट मिल जाएं ऐसे, तब हमें ये सिद्ध करना होगा। अब जैसे मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया R इक्वल टू, है ना, इसमें लिया 1 2 2 3 और 1 3 और 4 5 ऐसे दिया है, ऐसे मान लो दिया है, ये रिलेशन गिवन में है।
अब हम देखते हैं कि ये जो है 1 2, तो जो 1 2 इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड मेंबर है ये, और इसी मेंबर से कोई दूसरे ऑर्डर्ड पेयर में जो भी हो वो शुरू हो, तो देखो ये शुरू है। अब अगर 1 2 है और 2 3 है तो 1 और 3 हमें चेक करना पड़ेगा। 1 और 3 तब चेक करना पड़ेगा। देखो 1 और 3 है इसमें, तो हम क्या कह सकते हैं ये कि 1 इज रिलेटेड टू 2 और 2 इज रिलेटेड टू 3, तो 1 इज आल्सो रिलेटेड टू 3। तो ये हमने देखा कि है ये, तो इसलिए क्या है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। लेकिन अगर इसी जगह पर अगर ये होता है कि 1 2 है ना, 3 4 5 6 8 10 कुछ भी हो ऐसे, अब इसमें देखो ए बी और बी सी कभी मिलेगा ही नहीं। देखो 1 का 2 से कहीं कोई मतलब शुरुआत है किसी की नहीं, किसी ऑर्डर पेयर की पहला मेंबर 2 से नहीं स्टार्ट है। फिर हम देखते हैं 3 4 है, तो 3 4 तो 4 5 होना चाहिए। तो देखो 3 4 का मतलब 4 एंड में है, तो 4 से कोई स्टार्ट नहीं है। और 5 6 है, तो 5 और 6 मतलब 6 एंड में है, तो 6 से कोई स्टार्ट नहीं है। इसलिए ये जो सेट है इसमें हमें चेक करने की जरूरत नहीं, हम सीधे बोलते हैं ट्रांजिटिव बाई डिफॉल्ट। ये हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब ये थोड़ा सा हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, तो इस बात का बारीकी से आप ध्यान दें कि ट्रांजिटिव, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब हर मेंबर खुद से संबंधित हो, और कोई भी मेंबर अगर 4 मेंबर है तो चारों सभी 4 मेंबर्स जो हैं खुद से रिलेटेड होने चाहिए, कोई छूटने ना चाहिए, खुद का खुद से रिलेशन हो तो रिफ्लेक्सिव है। और हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी भी रिलेशन में ए अगर बी से रिलेटेड है तो उसी रिलेशन के द्वारा बी अगर ए से रिलेटेड हो जाए तो वो सिमेट्रिक होगा। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांजिटिव रिलेशन है ये थोड़ा अलग टाइप का है, ये हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर बोला ना ट्विस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर ये जो सेट है, अगर ये ए बी और बी सी अगर कभी गिवन में है तब तो ए सी हमें चेक करना पड़ेगा, और अगर ए बी और बी सी नहीं दिया है तो फिर ए सी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाय डिफॉल्ट दैट रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इज इट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड? सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, इसके बाद रिलेशन ऑफ अ सेट। अब हम एक चीज देखते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, जैसे ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अगर ये 3 रिलेशन किसी भी सेट में प्रूव हो जाते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ये 3 रिलेशन अगर ये प्रूव हो जाते हैं कि किसी रिलेशन में ये तीनों रिलेशन में प्रूव हो रहे हैं, मतलब किसी रिलेशन में तीनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव होते हैं, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन उस सेट में ये कहलाएगा। और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो नॉट रिफ्लेक्सिव। कैसे? अगर इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए, इफ A is related to A by relation R for all A belongs to relation, है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ये प्रूव करना पड़ेगा हमें। फिर दूसरा हम देखते हैं सिमेट्रिक। इफ, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए यहां पर कि इफ A is not related to A by relation R, अगर ये नहीं है फॉर ऑल, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर ये इफ A इज रिलेटेड टू B बाय रिलेशन R,
implies, sorry, by relation R implies B is also related to A by the same relation R for all A B belongs to set A, कोई भी सेट दिया हो, देन ये सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है, इफ A is related to B by relation R implies but B is not related to A by relation R, अगर ये है तो ये नॉट सिमेट्रिक। इसी तरह से हम देखते हैं ट्रांसिटिव के लिए, इफ A is related to B by relation R, एंड लगाना जरूरी है, ध्यान रखिए, एंड B is related to C by relation R, तो इन दोनों से इंप्लाइज क्या होगा, इन दोनों का रिजल्ट कि हमें प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये प्रूव हो जाता है A is related to C by same relation R for all A B C belongs to set A, कोई भी सेट दिया होगा, हमने तो लिख दिया, तो ये ट्रांसिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं है तो ये ट्रांसिटिव नहीं होगा। इफ A is related to B by relation R and B is related to C by same relation R does not implies A relation to C by relation R, ये नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज नॉट ट्रांसिटिव। ये क्लियर हो गया। अभी मैंने केवल इसको समझाया, अभी इसके सवाल जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। हमें जब सवाल जो ये प्रूव करना है ना, ये हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हर मेंबर खुद से रिलेटेड हो, हैं, बाई रिलेशन जो भी दिया होगा क्वेश्चन में। और इसी तरह से सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी से रिलेटेड है दो मेंबर, अगर पहला मेंबर दूसरे रिलेटेड है उसी रिलेशन के द्वारा, तो अगर उसी रिलेशन के द्वारा दूसरा पहले से भी रिलेटेड हो तो वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड, ये दोनों गिवन में होने चाहिए, तब हम चेक करेंगे कि ए अगर सी यानी पहला वाला और इसका लास्ट वाला अगर रिलेटेड है तो ये रिफ्लेक्स ट्रांसिटिव रिलेशन है, अदरवाइज ये ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं है। अगर ये किसी भी सेट में, अगर ये तीनों रिलेशन किसी भी सेट में कोई रिलेशन दिया हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव, तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए, ये लिखना है ऐसे। मेरे नहीं लगता कोई ज़्यादा कठिन है, लेकिन ये एक चीज़ है कि जितने चैप्टर आप पढ़ते हो आगे पीछे, सेट, रिलेशन और फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये सेट को छोड़ करके जो रिलेशन और फंक्शन है और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आपको पूरा नॉलेज है तभी आप जेई के लिए तैयारी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका इसमें छूट जाता है तो फिर आप मतलब इसमें कोई भी चीज़ अगर छूट गई तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पहले हम पूरा फंक्शन समझेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है उसको पहले हम सीखेंगे, तब जाके इनवर्स वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 12th क्लास में कुछ पोर्शन जो है चैप्टर का छोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं, भाई हमें जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना है, तो उसमें छूट जाता है और फिर आप पढ़ते हो क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो फिर वो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो कुछ पार्ट जो है वो फंक्शन में ही होता है। अगर वो फंक्शन आपने ढंग से पढ़ा होगा तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। तो आज के लिए अभी एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं अगर होगा तो। हाँ, अब आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये दिया है क्वेश्चन, ये पहला है कि दूसरा है, इसमें तो देखते हैं।
ये पहला क्वेश्चन है, फिर बाद में दूसरा देखते हैं। अब इसमें लिखा है बेटा पहला क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए, ऑन द सेट ए, ऑन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू, आर क्या रिलेशन है? देखो ये जो है पढ़ना आना चाहिए, आप एक क्वेश्चन पहले धीरे धीरे पढ़िए। चेक यानी जांचिए कि द रिलेशन आर, जो संबंध आर दिया है कैसे डिफाइन किया गया है, वो सेट ए में आर जो रिलेशन है वो किस तरह से डिफाइन है। आर इज द रिलेशन किस तरह से, ए इज रिलेटेड टू बी, यानी हर दो मेंबर एक दूसरे से संबंधित है। किस नियम से कि b इज इक्वल टू ए प्लस 1, यानी जो सेकंड मेंबर है, जैसे अगर कभी हम लिखते हैं ये b, असल में ये होता है। देखिए ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे a और a प्लस 1 भी लिख सकते हैं। यार अब आप देखो कि जो पहला मेंबर है दूसरा मेंबर है पहले वाले मेंबर से एक ज़्यादा है, तो ये एक संबंध है कि यानी हर कोई भी दो मेंबर हम लेते हैं अगर, तो उसमें जो दूसरा मेंबर हमेशा पहले वाले से 1 मोर होना चाहिए। अगर इस तरह से हम जितने सेट बनाएंगे, जितने ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, वो सब रिलेशन कहलाएगा। तो अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट बना के भी दिखाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिलेशन बनाते हैं, ध्यान दीजिए। आर इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं हम, जैसे हमने ए सेट में से 1 ले लिया, देखो यहाँ पर थोड़ा रफ देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू अगर हमने 1 ले लिया तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 है, तो यानी 1 प्लस 1 यानी क्या हो गया 2। तो अब आप समझ गए होंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1 और 2, ये एक रिलेशन हो गया, ठीक है। ये आपके बुक के क्वेश्चन है। अब इसी तरह से आप जानते हो, देखो ये 1 और 2 इसी सेट में ही है, और जो रिलेशन हो इसी सेट में भी होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। फिर हमने 2 ले लिया, अब आप समझ गए 2 लेंगे तो ये सेकंड वाला क्या होगा, इससे 1 ज़्यादा होगा, तो 3 इसके अंदर आ गया, देखो। फिर इसके बाद हम देखते हैं 3 लिया, इसमें देखो 3 है, तो एक इसमें 1 ज़्यादा कर दिया तो 4 आ गया। इसी तरह से अगर हमने 4 लिया तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर हमने 5 लिया तो 6 आ जाएगा, और इसके अलावा अगर हमने 6 लिया तो 7 आएगा, तो 7 इसमें है नहीं, इसलिए रिलेशन केवल इतने मेंबर्स ऑर्डर्ड पेयर बने हैं। देखो ये ऑर्डर्ड पेयर बने हैं। अब इन ऑर्डर्ड पेयर में हमें ये चेक करना है जो ये रिलेशन दिया है, क्या ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब हम ये देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, पहले हम देखते हैं। तो आपको खुद ही दिख रहा है कि कोई भी मेंबर इसमें खुद से संबंधित नहीं है, यानी 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से, यानी कुल मिला के अगर हम देखें तो क्या ये ऐसे है जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, क्या ऐसा है? कोई मेंबर इसमें दिख रहा है? नहीं है। तो क्लियरली ए इज नॉट रिलेटेड टू ए बाय रिलेशन आर, ये रिलेशन नहीं है ना। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ध्यान दो ये शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है क्लियरली, ए इज नॉट रिलेटेड टू ए बाय रिलेशन आर। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि हर मेंबर खुद से संबंधित नहीं है, इसलिए दिस रिलेशन इज, दिस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? क्लियर हो गया? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब हम इसमें देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होता है। इफ, ध्यान दो इधर, इसी के बाद ए इज रिलेटेड टू बी, इफ
A is related to B and B is related to C, है ना, बाय रिलेशन R, A भी है बाय रिलेशन R, implies A is also related by third member of बाय रिलेशन R। ये हमें प्रूव करना है ये चीज। अगर ये नहीं है, मान लीजिए ये दो चीज नहीं है, तो फिर तीसरा हमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप देखो वन, देखो अब इधर 1 2, 1 का रिलेशन 2 से और 2 का रिलेशन 3 से, तो 1 का 3 से है क्या कहीं? देखो 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, यानी ये A और ये B है, और ये B और ये C है। देखो A B और B C तो है, लेकिन 1 का 3 से रिलेशन नहीं है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर देखो हमने 1 2 और 2 3 है, तभी हमने चेक किया कि क्या AC है। अगर ये ना होता दोनों तो हम चेक ना करते, लेकिन यहां पर चूंकि है तो हम देखते हैं। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? R इज नॉट ट्रांजिटिव, because 1 is related to 2 by relation R and 2 is related to 3 by relation R, does not implies 1 is related to 3 by relation R। ये नहीं है। So R is not ट्रांजिटिव, है ना। अब आगे अभी जो आपने पढ़ा है उसके बाद, इसके बाद मैं सवाल करवाऊंगा 4 6 8 10, और फिर इसके बाद ये चैप्टर जो है इसमें रिलेशन का एक वीडियो और बनेगा। उसके बाद फिर हम फंक्शन चालू करेंगे। तो अभी आप जो है इसको रिलेशन को जो रिवीजन कर लो। जैसे कि रिलेशन क्या होता है, पहली बात तो हम देखते हैं कि रिलेशन जो है वो किसी भी दो सेट का जो दो सेट में जो रिलेशन होता है उस दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है, नंबर 1। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या कि ऑर्डर्ड पेयर अगर बने हुए हैं तो पहले ऑर्डर्ड पेयर के क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, और दूसरे जो ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रेंज होते हैं। फिर हमने देखा कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, और आपने 1 2 सवाल भी किए। तो बस इतना। अब इसके बाद दूसरा वीडियो चालू करेंगे, और अच्छी तरह से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर बिल्कुल ABCD से समझ में आ जाएगा, और बहुत सारे सवाल जो बुक्स से करवाने के बाद भी JEE लेवल के क्वेश्चन भी करवाएंगे। हालांकि जो JEE लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा कठिन नहीं होते, क्योंकि जो चैप्टर रिलेशन ऑफ फंक्शन है, ये जो है जो सवाल सेंट्रल बोर्ड की बुक होती है, CBSE की बुक है वो, और प्लस कुछ सवाल एक्स्ट्रा भी हम लोग कर सकते हैं, तो उसमें JEE की तैयारी भी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।